नमस्कार सबको। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने नागग्रंथ सीरीज के तीसरे पार्ट आरण्यक पर्व का रिव्यू। तो मैं पहले भी नागग्रंथ श्रृंखला के आदि पर्व और नाग पर्व इन दोनों का रिव्यू कर चुका हूँ। सो आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं, आपको पसंद आएगा। कंप्लीट एनालिसिस है और आज मैं आरण्यक पर्व के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले इसका वो देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका पिक है, मतलब आवरण पृष्ठ है। और पीछे हम देख सकते हैं आगे नागराज और विशर्पी नज़र आते हैं। और इसको नागराज कहना ठीक नहीं होगा, ये नागराज का पूर्ण जन्म राजनाग है, वो है, और विशर्पी है। और पीछे हम देख सकते हैं तोशी को, नागदस्यु तोशी इसको कहा गया है नागग्रंथ सीरीज में। और इसके साथ साथ ये कैरेक्टर जो है ये ड्रैकुला है, ठीक है। और ये पिछले जन्म में उसकी ये ड्रैकुला की वाइफ थी, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में है। और इस पूरे आरण्यक पर्व का जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे मज़ेदार पार्ट है, वो इसमें ड्रैकुला की ओरिजिन के बारे में बताया गया है। जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि खलनायकों की ओरिजिन पे भी पर्दा उठाने का, तो इसके बारे में बताया गया। और ये बहुत खूबसूरत स्टोरी है। अभी हम एनालिसिस करेंगे तो हम बात करेंगे उस पर। तो आइए शुरू करते हैं। नितिन मिश्रा सर और हेमंत सर की जोड़ी के कहानी और चित्रकारिता के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी स्टोरी शुरू होती है आरण्यक पर्व की, जब वहीं से जहाँ से नाग पर्व में ख़त्म हुई थी एक तरह से, जब एंथोनी को नागराज अपने कंधे पे उठा के जंगल पार कराने के लिए अंतहीन को एंथोनी गोंजाल्विस के कब्र तक ले जाने के लिए जाता है। साथ में आप देख सकते हैं कौवा, क्योंकि प्रिंस होगा, और उसको जाता है कहानी सुनाता है। और फिर यहाँ से वो सीन शुरू होता है जब तोशी ने शिलाखंड से महादेव का त्रिशूल निकाल लिया था और अपने आप को एक विशर्पी का पति कहलाने का वो पालन कर लिया था। उसका एक राइट समझिए जीत लिया था, कहे तो यहाँ पे इसको खा लेता है। फिर राजनाग हक्का बक्का रह जाता है। और फिर हम देखते हैं क्या कि बेचारे ये भी कालदूत भी, महात्मा कालदूत भी असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि इनको भी लगता है कि शायद राजनाग ही निकालेगा। और ये इंट्रोडक्शन देते हैं नागदस्यु तोशी का। अब यहाँ पे कालदूत को पता होता है कि बहुत डेंजरस है कोई, ऐसे बोलते हैं धरती का सबसे उदंड दुस्साहसी है, दुर्दांत और निर्मम दस्यु। तो यहाँ पे एक ना तोशी को एकदम निगेटिव कैरेक्टर के रूप में हमारे सामने लाया गया है ना। और फिर जब हम यहाँ पे देखते हैं कहानी बता रहा है, और फिर आगे कहानी कंटिन्यू करता है अंधहीन नरकनाशक नागराज को, कि कैसे नागदस्यु तोशी ने जब हमला कर दिया था और पूरा राज को मिट्टी में मिला दिया था, है ना। ये द्राक का राज है, ये आगे बात करूँगा इसके बारे में, ठीक है। और फिर यहाँ पे अंतहीन इससे बात करते हैं, तो नागराज उसके बीच में होती है कि ये तो इनवाइटेड था ही नहीं, ये लोग बोलते हैं, तो फिर कैसे उठा सकते हैं। लेकिन तब नागदस्यु का जो सलाहकार रहता है, तो वो बोलता है कि नहीं, यही शर्त तो यही थी कि भाई जो उठा लेगा, जो शिलाखंड से महादेव का त्रिशूल निकाल लेगा, वही महारानी विशर्पी का पति होगा। तो फिर इसमें गुस्सा हो जाते हैं कालदूत इसको पीटने लगते हैं, कि इसको जब कालदूत के निर्णय पे ये शक करता है, कि कुछ बुरा भला कहता है कि महात्मा कालदूत एक कन्या और कुछ नियमों से इस कदर विवश हैं कि स्वयं महादेव का निर्णय अस्वीकार करने की धृष्टा करेंगे। तो गुस्सा जाते हैं कालदूत, उस पर हमला करते हैं, तो उसे भी गुस्सा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इनका सब लोग रहते हैं, तो उसको लड़ाई को रोक दिया जाता है। लेकिन फिर राजनाग आ जाता है इससे लड़ने के लिए, और राजनाग और इसके बीच में बहुत प्रचंड युद्ध होता है। और ये बहुत ही सुंदर आइकॉनिक पिक्चर होगी ये, ऐसे मतलब बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है इसका, कैसे रंग भी आप देख सकते हो। इसके भी पोस्टर बहुत ज़बरदस्त
निकलेंगे या स्टैंडीज़ आएगी इस साइज़ में, बड़ी साइज़ में, मज़ा आ जाता। और फिर आगे हम देखते हैं कि ये युद्ध इतना खतरनाक होता है कि इससे नागद्वीप को खतरा था, इसलिए महात्मा कालदूत आके इसको रोक देते हैं। और ये भी सीन बहुत लाजवाब है। आप देख सकते हैं महात्मा कालदूत का यंग रूप, राजनाग का यंग रूप, नागदस्यु तोशी का यंग रूप, बहुत मज़ा आता है देखने में। और फिर आगे की तरफ हम कहानी में बढ़ते हैं कि कालदूत बोलते हैं कि मुझे सोचने का समय चाहिए, और महादेव के अपने शिवलिंग जहाँ पे वो तपस्या करते हैं उस गुफा में आ जाते हैं और उनसे अपना मतलब होता है ना, भगवान के सामने इंसान अपनी परेशानियाँ रखता है, तो वैसे ही करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर विशर्पी और उसकी जो एक दासी कह लो या मित्र, जो भी कह लो, रक्षक कह लो, कुछ भी कह लो, राजाओं की या रानियों की जो होती है उनके साथ एक, और वो आते हैं। फिर उससे कुछ बात बोलती है, और इधर नागराज भी अपने अधीन के साथ वार्ता करता रहता है, उदास होता है, तो उसको वही बोलता है कि इसने तोशी अधीन बोलता है कि क्यों किया ये दुस्साहसी जो तोशी है वो अचानक से क्यों जो है सो इस स्वयंवर में आने का दुस्साहसन किया, ठीक है। क्योंकि ये बताता है नागराज को एक तरह से कि विशर्पी से विवाह करने के बाद पूरी नागद्वीप उसकी मुट्ठी में होगा, ठीक है। और नागद्वीप जो है वो संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ इच्छाधारी सांपों का जो होता है वो एक जगह है। तो जिसके पास वो होगा वो एक तरह से डोमिनेट करेगा इच्छाधारी सांपों को, तो इसलिए वो चाहता है, ठीक है। तो ये अपना कहानी नागराज को ये बताता है। और इधर हमें दिखाता है कि तोशी और उसका जो मित्र होता है ऋषिराज, वो दोनों आपस में बात करते हैं और बोलते हैं, ये भी यही बोलता है ऋषिराज कि भाई तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम राजा बन जाओगे यहाँ के। पर तोशी का यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे पहला एक सॉफ्ट रूप तोशी का दिखाया गया कि उसको विशर्पी से सच में प्यार हो गया और वो चाहता है कि वो उसके साथ रहे। तो फिर ये भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है, और ये ना एक प्लान बनाता है ऋषिराज कि सबसे पहले तो ये इसको बताता है कि तुम भूलो मत कि तुमने कैसे, तुम्हारे साथ कुछ छल हुआ। वो कहानी हमें अभी नहीं बताई गई है इस सीरीज़ में, आगे पार्ट में भी बताई जाए। पर ये उसको बोलता है कि तुम्हारे साथ छल हुआ और तुमने इतनी मेहनत से जो है सो तपस्या की सॉरी। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि तोशी ने बहुत तपस्या की है महादेव की, जिसमें वो दुम के बल ऊपर खड़ा होकर तपस्या की, और इस दौरान जो है सो बहुत बार उसके शरीर से गिद्ध नोच के लिए गए, बहुत बार उसको किचली उतरी आई, उसका मांस गया आया, और ये बहुत ही मतलब हार्ट ब्रेकिंग जैसा मतलब दिखता है। हार्ट ब्रेकिंग नहीं, मतलब बहुत अजीब सा दिखता है कि कैसे कोई तपस्या करता है तो इतने कष्ट सहने के बाद कि कोई उसका मांस भी नोच ले तो वो हिले ना, तो ऐसा दिखाया गया कि बहुत कठोर तपस्या की थी, है ना। पुराने ज़माने में लोग करते थे और भगवान प्रसन्न होते थे, आजकल वो रहा नहीं। तो फिर अब आगे दिखाया जाता है कि ये महादेव प्रसन्न लास्ट में हो जाते हैं, जब वो अपना सर पीटता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है कि महादेव आ नहीं रहे, तो महादेव आते हैं, उसको आशीर्वाद दे देते हैं, ठीक है। और उससे इच्छा पूछते हैं, तो बोलते हैं ना कि इससे वर मांगते हैं, तो तोशी बोलता है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई शत्रु उसके सामने आए ना तो उसके समान ही उसे बल मिल जाए। तो ये एक तरह से ना वो था ना, एक बाली था रामायण में, जिसके सामने कोई भी शत्रु होता था तो आधा ताकत उसका हो जाता था। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे नज़र आता है हमें कि ऐसा ही आशीर्वाद ये मांगता है। अब ये क्या गुल खिलाएगा ये आशीर्वाद, ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। और उसके बाद फिर ये इसके हाँ, अब यहाँ से ये प्लानिंग इसको बताता है कि इसको क्योंकि ये जो ऋषिराज होते हैं वो जान लेता है कि विशर्पी नहीं चाहती कि मेरा शादी तोशी से हो, तो वो चाहती है राजनाग से हो, क्योंकि उसने उन दोनों की नज़रों को मिलते हुए कुछ देखा था। तो वो बोलता है कि मैं प्लान बनाऊँगा जिससे तो विशर्पी तुम्हारी हो जाएगी। तो इसके चक्कर में ना ये ना प्लान ऐसा बना लेता है, बहुत अजीब सा प्लान बनाता है, वो मैं बताता हूँ कि। और इधर ना आगे बताता हूँ उसके बारे में। और इधर तब तक एक और सीन में हमें दिखाया जाता है कि विशर्पी जो होती है वो अपने जो उसकी दोस्त होती है, जो भी कहें, तो उसको वो देती है एक अपना अंगूठी वगैरह समथिंग, और मुद्रिका, नाग मुद्रिका, और उसको बोलती है कि राजनाग को बोलो कि मैं उससे मिलूँगी। तो इधर वो उससे मिलने का प्लान बनाती है, और ये लोग उस चीज़ को शायद सुन लेता है,
और फिर ये क्या करता है कि जहाँ पे ये कालदूत तपस्या मतलब महादेव का स्मरण कर रहे थे, तो महादेव तो नहीं आते पर वो ना वासुकी आते हैं। तो वासुकी कौन है? वासुकी जो है वो महादेव के गले में वास करने वाले नाग होते हैं। तो वो नागों के राजा भी बोले जाते हैं। तो वो आते हैं और वो बताते हैं कि ये मतलब उनके साथ इनकी बात होती है और ये कुछ बैक स्टोरीज में कहानी बताते हैं कि ऐसा हुआ था। तो कोई माता के साथ वो हुआ था पैदा, कोई निगेटिव था, तो वो वासुकी से ही शादी करना चाहती थी। वो सोचती थी कि वासुकी से उत्तम वर उनको मिलेगा नहीं कोई, लेकिन ये महादेव की गर्दन में थे तो महादेव ने इन्हें मार दिया था। और जब इन्हें महादेव ने त्रिशूल से इसका वध किया था, तो यही वो ना त्रिशूल इतना जोर से लगा था कि यही जाके ना शिलाखंड में चला गया था। और उसको फिर बोले थे ना कि वासुकी को बोले थे कि बाद में ना कोई ऐसा आएगा जो शिलाखंड को निकालेगा और वो योग्य होगा, ठीक है, जो सारा मतलब मानव जाति और इच्छाधारी नाग एक साथ रह सके उसको एक मैनेज करेगा वो, ऐसा ये महादेव आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो वही बोलते हैं ये तक्षक का चयन इससे होगा। फिर ये बातें होती है, फिर ये बात होती रहती है कि यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो आता है गुफा में। तो इससे जो सुवास की चले जाते हैं, यदि कोई और आ जाता है तो पता चलता है कि ये राजनाग आया है। अब इसके बारे में आगे बात करूँगा कि ये आता है और फिर ये ना इनसे लड़ने लगता है। अब यहाँ पे जब इनको भगा देते हैं ना, क्योंकि इसके पास आधा ताकत हो जाता है सामने वाले का, तो ये तुलसी बहुत ताकतवर हो जाता है। तो तुलसी और इसके कालदूत की जो लड़ाई होती है तो भीषण होती है और तुलसी भाग जाता है। और फिर ना क्योंकि राजनाग इनको लगता है राजनाग, फिर ये ना राजनाग और ये विषर्पी आपस में मिलने का जो प्लान बनाते हैं वो मिलते रहते हैं अपनी। और यहाँ पे बहुत प्यारा सा पिक देख सकते हैं, है ना, मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे जब ये लोग बातें करते रहते हैं ना, तो फिर यहाँ पे कालदूत आते हैं, क्योंकि कालदूत को अब वो जो राजनाग आया था जिन्होंने कालदूत के साथ लड़ाई की थी, वो एक्चुअली में नागदस्यु तोषी होता है जो नागराज का रूप धर के आता है, ताकि कालदूत और नागराज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। कालदूत को कि भाई नागराज ने दुस्साहस किया और मेरे से लड़ के भी गया, तो इनको ये मारने के लिए आते, तो नागराज और इनके बीच में थोड़ा सा लड़ाई होता है, जिसके कारण पूरी धरती और गगन दोनों में त्रयीमाम होता है। इन दोनों का जो लड़ाई होता है ना, उसी बीच में कालदूत ना अपना वो चीरचला जो उनका है वो फेंकते हैं। तो वो ना विषर्पी अपने पे ले लेती है, क्योंकि वो चाहती नहीं कि राजनाग को कुछ हो। और इससे जो है सो उसकी इसको मारते हैं, तो अब इससे उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। एक दो पेज के बाद वहाँ पे बताया गया है, मैं आपको बताता हूँ। उसकी मौत हो जाती है और यहीं से यहाँ से एक सीन चेंज होता है और नागराज को ये प्रेम का चीज़ जो प्रेम का सेक्रीफाइस करती है अपने प्रेम के लिए विसर्पी अपना, वो उसको याद दिलाता है नीति की। नागराज को उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत इमोशनल सीन आप देख सकते हैं और कितना प्यारा तरीके से दिखाया गया है। हाँ, पता चलता है कि ऐसे ही आंसू आ रहे हैं, उसको याद आने लगती है नीति। एक तरफ और सीन दिखाया जाता है कि जब कोई और एक बंदा होता है वो एक बच्ची के साथ होता है, और ये बच्ची मैं कहना चाहता हूँ ये नियति है, ठीक है, जो हमें नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला में दिखाई गई थी। और ये जो है वो उसके पापा हैं जो शंकर सहंसा है, ठीक है। तो ये कुछ गलत काम करते रहते हैं और नागराज को इसकी नरक नाशक नागराज को इससे प्यार होता है इसकी, मतलब तो अभी बच्ची का रूप है, पुराना चीज़ दिखाया गया है एक तरह से। मतलब कहानी को कैसे जोड़ा गया है वो बच्चे से, एक प्रेम यहाँ दिखाया गया, इसने राजनाग को बचाया, और यहाँ पे प्रेम दिखाया गया कि कैसे इसको वो चीज़ प्रेम से याद आता है। फिर एक छोटी बच्ची को दिखाया गया पापा के साथ है, और अचानक वो सीन होता है कि उसका डेथ हो जाता है बच्ची का। तो ये शंकर सहंसा गुस्सा हो जाता है कि छोड़ेगा नहीं, जिसने जिसने भी किया है। उसमें जिसका नाम लेता है वो होता है बुलडॉग, और प्रोफेसर नागमणि और साथ में नागराज, ये तीनों का नाम लेता है, ठीक है, ठीक है। मुझे पैताल से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाए, फिर उस कुत्ते बुलडॉग प्रोफेसर नागमणि और ठीक है नागमणि को, ये सबको मतलब ये बोलते हैं जनरली कि जिसने इसके बेटी के साथ मतलब के मौत के कारण उन सबको ये छोड़ेगा नहीं शंकर शहंशाह। तो अब यहीं पे ना कोई आता है इससे मित्रता करने के लिए। अब ये वाला जो सीन है ना, ये सीन ना अब आगे के कॉमिक्स में पता चलेगा कि कौन आता है शंकर शहंशाह की मदद करने। तो यहाँ पे एक और स्टोरी का स्टार्टिंग समझो हो रहा है कि जब ये आएगा शंकर शहंशाह कोई बड़े रूप में अपनी बेटी का बदला लेने। फिर हम सब वापस नागराज के पास आते हैं जब नागराज वन में होता है, और यहाँ पे हम देखते हैं ना
कि यहाँ पे जब ये वन से पार करते रहता है तो यहाँ पे नज़र आता है कि बहुत सारे ना क्या बोलते हैं उसको, चमगादड़, है ना, चमगादड़ जो है सो नज़र आते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होने वाली किसी की, इसको बोलते हैं कौन आ रहा है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारे उस पाप अध्यक्ष के दरबार में, जहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि मतलब थोड़ंगा जहाँ कहानी शुरू करते रहता है और बताते रहता है, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है और ये बताते हैं कि किसकी एंट्री हो रही है। तो ये बोलता है ना कि पाप अध्यक्ष की अनुबिस कि मेरा सबसे शक्तिशाली अनुयायी, मतलब इसका सबसे शक्तिशाली अनुयायी जो है उसकी एंट्री हो रही है। अब ये जो है ना वो ड्रैकुला के बारे में बताया जाता है, वो हमें आगे पता चलेगा कि इसका सबसे शक्तिशाली अनुयायी और ड्रैकुला कैसे बना, जो इस आदि पर्व का सबसे बेहतरीन पार्ट है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भेड़िया सियारो ये दोनों आते हैं, चमगादड़ आता है, पागल भेड़िया और सियार, ये तीनों ना ड्रैकुला की कह सकते हैं उसकी पावर है। तो ये तीनों आती हैं एक साथ। तो पूछता है कौन है, तो ये बोलता है एंथोनी कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वही सीन पे जाता है जब विसर्पी को चिरचरा लगी होती है और नागराज उसको अपने हाथों में पकड़ लेता है। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होगी जब विसर्पी को ये बचाने के लिए नागराज जाएगा आगे। अब देखो यहाँ पे एक तरफ विसर्पी और एक तरफ तोसी है। तोसी भी देखता है कि इसकी जिसको वो पसंद करने लगा था उसकी मौत हो गई है, तो बहुत गुस्सा हो जाता है, ठीक है। और वो भाग जाता, सबसे पहले तो वहाँ से भाग जाता है कि उसको लगता है कि कालदूत उसको मार डालेंगे, ठीक है। तो वहाँ से भागता और इधर नागराज उसको लेके कहाँ जाता है, सूर्यांश, ठीक है, उसको लेके जाता है सूर्य के उपासक द्रवकुल वंश। यहाँ पे आप देख सकते हो सूर्य के उपासक द्रवकुल वंश के सूर्यवंशी, जिन्हें द्रवकुला के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो द्रवकुला ले जाता है जिसका सम्राट द्राक होता है। अब ये द्राक जो है ना, इसी की तो स्टोरी है भाई, ड्रैकुला की, द्राक। तो पहले जब मैंने इसको पढ़ा ना इस स्टोरी को, तो जब द्राक का एंट्री हुआ तो मुझे लगा कि द्राक तो थोड़ा होता है ना, देखो जैसे द्राक से ड्रैकुला बनाया गया, तो मतलब एक अच्छा लगा मुझे, मतलब मज़ा आया। तो यहाँ पे ड्रैकुला को दिखाते हैं अपनी वाइफ के साथ होता है, और ये बहुत पॉजिटिव इंसान होता है जो सूर्य भगवान की पूजा करता है, ऐसा बोलते मतलब था। और ये ना किसी को मारता नहीं है, अपने दुश्मनों की कोशिश करता है, मारता नहीं, हानि नहीं पहुँचाता है, क्योंकि ये बिलीव नहीं करता है किसी को हानि पहुँचाने में। लेकिन ये बहुत शक्तिशाली होता है, तो इस पे हमला कर देता है ये कोई। तो ये इस पे जो भी हमला करता है ना, तो इसकी वाइफ और ये मिल के समझो उसकी भी सेवा करते हैं, जिससे ये लोग भी बेचारा सोचता है कि भाई हम जिस पे हमला करने वाला था वो मेरा ही सेवा कर रहा है। और ये जो द्राक होते हैं ना, वो आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा में जो है सो इसका कोई साना नहीं था। मतलब ये अगर कोई मरने पे भी होता तो उसको जीवित कर देते थे, इतना अच्छा था वो, पॉजिटिव पावर था, और इतना ये जानते थे आयुर्वेद और शल्य क्रिया को। तो ये हाथी वाथी को ठीक करते हैं और ये अपना बैठे रहते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नागराज जा रहा है, और फिर नागराज ये स्टोरी बताता है अंतहीन नागराज को कि जब चिरचला लग गया था विसर्पी को, तो राजनाग और अंतहीन मिल के गए थे उसके यहाँ और उसको बोले थे कि बचाने के लिए। तो इसने मना कर दिया था द्रव ने कि मैं प्रकृति के अगेंस्ट में कैसे जा सकता हूँ। तो राजनाग अपना गर्दन से अपने आप को मारने लगता है। तो फिर उसको उसकी वाइफ द्रव की वाइफ उसको रोकती है और उनको बोलती है कि नहीं रुको, और फिर वो इनको द्रव को मनाती है। तो वो तैयार हो जाते हैं उनका चिकित्सा करने के लिए। तो पता चलता है ना कि उसमें प्राण वायु बहुत कम बची हुई, एक ही अंश की है, तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए नागराज अपना इच्छाधारी शक्तियों से बोलता है मैं उससे उनको ठीक कर सकता हूँ। तो लेकिन इसका प्रक्रिया द्रव जानते थे बस, जो भी है द्रव, जो भी नाम है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये आते हैं चिकित्सा करने के लिए, सॉरी द्राक, हाँ द्राक, तो द्राक ही जानते हैं प्रक्रिया कैसे इच्छाधारी शक्तियों से इसको विसर्पी को ठीक करेंगे। तो नागराज उसके लिए तैयार हो जाता है और ये अपनी कौशल से इसकी जान को बचा लेते हैं, और फिर इनका थैंक यू कह के वो जाता है। और फिर ये विसर्पी से मिलती है कालदूत, और तब पता चल जाता है इनको कालदूत को कि पहले ही पता चल जाता है मरने के बाद ही कि इसने तोशी ने ऐसा किया था। तो फिर ये बोलते हैं कि तुमने ही राजनाग को, कि तुमने ही इसकी जान बचाई है, सो तुम ही इसके सच्चे साथी हो। तो इसको इनके लिए शादी के लिए बोल देते हैं, ठीक है। अब इधर तोसी जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि भाई
एक तो मैंने मतलब मुझे मेरी यूएसआरपी मिल नहीं पाया, ऊपर से मेरे दुश्मन जो राजनाग है उसके उसके वजह से, उसकी इच्छाधारी शक्ति की वजह से विसर्पी जो है वो जिंदा बची है। तो ये बहुत गुस्सा हो जाता है और ये बहुत सारी लड़कियों को मार देता है। तो इसका दोस्त जो होता है ऋषिराज को समझाता है कि तुम नहीं करो, तुम अपने कर्तव्य पे रहो, मैंने तुमको पहले ही बोला था कि इन सब मोह माया में मत फंसो। तो तुलसी बहुत गुस्सा आ जाता है और उसको ही मार देता है, ठीक है। तो ये वाला वही सीन है जिसके बारे में मैंने अपनी सबसे पहले वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन जो बताया था पूरे इस सीरीज के बारे में, कि इसमें ये जो है ऋषिराज गिद्ध को इसने पहले भी तोसी की कॉमिक्स एक आया था ऋषिराज तोसी और गिद्ध करके, उस कॉमिक्स में इसने मारा था। तो उसी कॉन्सेप्ट आइडिया को यहाँ पे लिया गया और फिर से इसको मारा। और ये बहुत मतलब ये पागल जैसा हो जाता है तोशी, ठीक है। लेकिन जाते जाते इसने इसको श्राप दे देता है। जब इसको मार देता है तो बोलता है कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा, मैं सदैव तेरे प्रति निष्ठावान रहा, मैंने अपना जीवन तेरे लिए समर्पित कर दिया और तूने मुझे ही मार डाला, तो मित्रघात है तू। तो ये बोलता है कि जिस प्रेम के लिए तूने मुझे मित्रघात किया वो तुम्हें इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में भी नहीं मिलेगा। तो इसको श्राप देता है कि जिस प्यार के लिए तूने मुझे मारा है वो तुमको किसी जन्म में नसीब नहीं होगा। तो उसी के साथ एक तरह से वो श्राप है कि उसको उसका प्यार नहीं मिल पाता, कुछ ना कुछ हो जाता है, इससे प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको तभी मार देता है और चला जाता है। इधर फिर हम देखते हैं कि नागराज एंथोनी को अपने पीठ पे बैठाया हुआ है और जब तुलसी इसको मार देता है तो इतना गुस्सा हो जाता है ना कि पूरे अपनी सेना के साथ ना हमला कर देता है द्राक के राज, मतलब उसके एरिया में, ठीक है। उसके राज में हमला कर देता है और सबको मार देता है। तो द्राव आते हैं और ये आते हैं, द्राव और ये उनकी वाइफ बहुत अच्छे से लड़ते हैं उन लोगों से। पर उसी टाइम तोसी जो है सो धोखे से इसके स्थानीय आयु पर प्रहार कर देता है, जिसकी वजह से ये बेचारे उठ नहीं पाते, पंगु एक तरह से हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि राजनाग और ये आपस में बात करते रहते हैं। इसकी शादी की तैयारी चल रही होती है नागराज और विशर्पी की, लेकिन नागराज को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। ऑब्वियसली इसके पास 6 इंद्रियां हैं, मतलब सर्प वाली इंद्रियां हैं, तो इसको आभास हो जाता है खतरे का, ठीक है। पर ये लोग नॉर्मल मतलब हंसी मजाक करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि ये नागराज से वचन लेता है कि जितना विश्वास मुझे अपने पराक्रम पर उतना ही तुम पे है अंतहीन, मुझे वचन दो कि कभी मेरा साथ ना छोड़ोगे। तो इसने नागराज से वचन मांगता है, ठीक है। तो ये बोलता है ना कि मांगते हैं वचन तुम मेरे हमेशा साथ रहोगे। तो ये अंतहीन इसको वचन देता है कि मित्र ने मांगा भी तो क्या, मित्रता निभाने का वचन, प्राण भी मांग लेता तो मैं दे देता, मैं वचन करता हूँ कि तुम्हारा साथ जन्म जवान तक ना छोड़ूंगा, पर मर भी गया तो बेताल बनकर तुम्हारे कंधों पर लटक जाऊंगा। अब यहाँ पे ये वाला चीज़ वही है ना कि ये जो अंतहीन है वो नागराज का ही एक तरह से वेट करता रहता है कि नागराज ही आके आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने उसको वादा किया था पिछले जन्म में। इसलिए वो इस जन्म में जब वो उसका प्रेत बन जाता है तो वो उस पेड़ पे रहता है और नागराज से जब आता है तो उसको स्टोरी सुनाता है। तो यहाँ बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ बताया गया है कि कैसे नागराज और इसकी मित्रता कितनी अच्छी है और एक दूसरे का अगले जन्म में भी मित्रता निभाते हैं। आई होप ऐसे दोस्त सबको मिले रियल लाइफ में भी। उसके बाद फिर यहाँ पे कहानी बताता है कि ऐसे इसने तोशी ने बहुत आतंक मचाया और इसको भी पंगु कर दिया था द्राव को, और इनकी वाइफ भी घायल थी और दोनों एक दूसरे के सामने थे, तो ऐसे खड़े थे। और फिर ये तोशी उधर से आता है एकदम विलेन वाले स्टाइल में, और इसने उसके सामने ही, द्राव के सामने ही उसकी वाइफ को जो है सो पकड़ लेता है और उसको सीने में तलवार मार देता है। और ये बेचारा कुछ कर नहीं पाता, वो चिल्लाता रहता है, इनकी वाइफ जो वो लड़ी है। और फिर ये बेचारा तो मांस भी नहीं खाता है या फिर कुछ भी नहीं करता और इसको किसी को मारता भी नहीं, और इसको इसकी वाइफ का ही खून जो है सो टच करवाता है माउथ में। तो बहुत ही निरसंक वाला सीन, निरसंस क्या ही बोले, मतलब बहुत ही डिस्कस्टिंग भी बोल सकते हैं। मतलब स्टोरी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, पर मतलब बहुत अजीब सा सीन है, मतलब दिल को मतलब दहला देने वाला सीन उसको कह सकते हैं कि इसकी वाइफ का ही ब्लड इसको मुंह में टच करवाता है और फिर इसको मार देता है। मतलब इसको भी
तलवार मार देता है, पर ये अभी मरता नहीं, इसकी वाइफ का डेथ हो जाता है। और फिर ये ना बेचारा ना, जब होता है ना कि जब इंसान बहुत दुखी होता है, परेशान होता है, तो जिनको वो चाहता है, उनके आराध्य होते हैं, जिस धर्म में जो भी हो, तो ये अपने धर्म अपने ये जैसे इनको बताया गया कि हिंदू थे सूर्यवंशी, तो ये अपने भगवान को याद करते हैं, पर कोई आता नहीं है ना। तो बहुत ही ये रुदन लगाते, पर ये कोई मतलब इनकी एक तरह से कहते हैं भगवान नहीं सुनते उस टाइम। तो शैतान तो उसी टाइम इसी चक्कर में रहता है कि कोई भी भगवान का भक्त हो, वो भगवान से दूर हो, अपने खुदा से दूर हो, तो उसका वो फ़ायदा उठाए। तो यही अनुवश जो है, ये जो पाप अध्यक्ष है, अब यहाँ पे पता चलता है कि उसने जो बोला था पहले कि मेरा सबसे मतलब ताकतवर, मेरा जो वो है सबसे, होता है ना मेन, मेरा जो उपासक है वो द्रव्य है, तो वो यही यही यहाँ पे उसको बोलता है, आके मिलता है। जब इसकी मदद भगवान नहीं करते, तो ये आता है और इसको बोलता है कि मैं तुम बोलता है कि ये बोलता है कि उसको मेरी वाइफ को ज़िंदा कर दो। बोलते वो तो मर चुकी है, उसको मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम भी मरने वाले हो, तुमको डिसाइड करना है कि मैं तुमको ज़िंदा करूँ या नहीं। तो ये बोलता है कि मैं क्या करूँगा ज़िंदा करके, मेरी तो वाइफ मर चुकी है, इसको मैं प्यार करता हूँ। तो बोला जिस इच्छाधारी नागों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम उसको छोड़ दोगे ऐसे ही। तो फिर ये सोचता है कि हाँ बात तो सही है। तो फिर ये ना ज़िंदा तैयार हो जाता है, तो ये इसको ज़िंदा कर देते हैं और इसको मतलब ज़िंदा कर अपनी ताकत से कर देते हैं। और साथ साथ में इसके सब को ये भी बोलते हैं कि मैं प्रोटेक्ट करूँगा। यहाँ पे आगे में बोलते हैं कि मैं उसके सब को भी प्रोटेक्ट करूँगा, ठीक है। और मर तो चुकी है, लेकिन सबको प्रोटेक्ट करूँगा, बाद में हो सके आत्मा आए, ऐसा कुछ बताया गया है इसमें सीन। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ये आता है करने के लिए ड्रैकुला, और ये लोगों को ये ना शक्तियाँ देते हैं, इसको तामसी शक्तियाँ देते हैं ड्रैकुला वाला, जिसके कारण इसके पागल भेड़िया, उसके बाद सियाड़ और चमगादड़, ये इसके सेवक बन जाते हैं ये सब। तो यही इसको ताकत देता है, ये अनुविश पाप अध्यक्ष जो है। और फिर यहाँ पे इसको इतना निशंक बना देता है कि बोलता है कि तुमको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारे ताकत के लिए, तो इसलिए तुमको ब्लड चाहिए होगा। अब यहाँ पे एक अजीब सा सीन दिखाता है कि इसको अपनी वाइफ का ही ब्लड जो है सब पीने के लिए वो बोलता है, और ये पीता है। तो मतलब ये बहुत अजीब सा सीन दिखाता है यहाँ पे, मतलब एकदम जो कहते हैं ना डार्क साइड कहते हैं, नरक नाशक नागराज की सीरीज़ में दिखाई जाती है, वो यहाँ पे सीन है। पर पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत। और फिर आगे हम देखते हैं कि चमगादड़ पूरा ढक लेते हैं चाँद को, और यहाँ पे ड्रैकुला खून पीता है, और उसको फिर ना बोलते हैं कि तुम्हारा 2 ही 3 प्रॉब्लम है। एक, तुम चाँद के सामने नहीं रहोगे, ठीक है, सूर्य के सामने जाओगे तो तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तुम सूर्य की आराधना तो छोड़ चुके हो, तो तुमको जला दिया जाए, जल जाओगे। उसके अलावा बोलते तुम्हारा सब होगा, तुमको तुम्हारे पास कांस जो है, ड्रैकुला को हम जानते हैं कि उसके सीने में कांस जो है सो अगर घोंप दिया जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो 2 चीज़ों के बारे में बताते हैं कि उससे तुमको बच के रहना है। और उसको लास्ट में फिर उसको वो द्रव्य, वो इतने युगों और विभिन्न सभ्यताओं से गुजरते हुए जिस नाम से जाना जाता है वो यहाँ पे टिपिकल ड्रैकुला की एंट्री हो जाती है नागराज के साथ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा इनका स्टोरी बताया गया है, ड्रैकुला की बैक स्टोरी, कैसे अच्छा इंसान से वो बुरा इंसान बनता है प्रतिशोध लेने के लिए इच्छाधारी नागों से। पर उसको पता नहीं होता कि इसमें नागराज की गलती नहीं, इसमें तो तोसी की थी। अब यहाँ पे आगे कहानी शिफ्ट होता है ध्रुव पे, जहाँ पे ध्रुव को हम देखे थे, वो को भी उसकी बाइक तोड़ चुका था पहले, और यहाँ पे वो जो है सो इसको भी श्राप जो लगा हुआ था भेड़िया को, कि वो जो है सो अगर चाँद उसको दिख जाएगा तो वो खूंखार में बन जाता है, वेयरवुल्फ जैसा। तो ध्रुव दिमाग लगाता है अपना ध्रुव तो है ही हीरो, वो दिमाग लगाता है और उसको जल को मुँह में डाल के, और एक ऊपर से पाइप लगा देता है कि वो सांस भी लेता रहे और चाँद भी ढक जाए। और इधर ये गगन विनाश दूत और ये 2 लोग जो होते हैं वो सारे आते हैं, और देखते हैं कि चमगादड़ आ रहा है, मनहूसियत कुछ होने वाला है। और फिर चाँद थोड़ी देर के लिए हटता है, तो ये ऊपर आता बोलता है मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, नागराज के पास। तो ध्रुव बोलता है कि तुमको ज़रूरत नहीं है, मैं ही जाता हूँ, नहीं तो तुम फिर से वेयरवुल्फ बन गए तो दिक्कत हो जाएगा। तो बोलता है कि तुमने मेरी बाइक तोड़ दी, नहीं अगर नहीं तोड़ी होती तो मैं चला जाता। तो इसको अपना
सवारी भेड़ाहन देता है ये भेड़िया, तुम जाओ इस पे बैठ के, और ये जाता है। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि अ, फिर एक तरह से हमको ये भेड़िया की स्टोरी दिखाई जाती है कि इसको श्राप व्राप क्यों मिला था, इसने मम्मी को क्यों अपनी मारा था, ऐसा क्यों मारा ये तो नहीं बताया गया, बस छोटा सा बताया गया है कि इसने माँ को अपनी मार दिया था, इसकी वजह से इसको श्राप है। और ये अलग अलग इसका भी थोड़ी बैक स्टोरी बताई जाती है कि ये अलग अलग युग में ये रहा और अलग अलग चीज़ें सीखा, लेकिन एक जगह ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता था, तो इसलिए भेद खुल जाता। और इसलिए वो अलग अलग जगह गया। और वहाँ पे एक बार ये यहाँ भी बताया कि, और ये बताता है ना भेड़िया की एक तरह से कि ये ड्रैकुला से मिल चुका है, कि उसको ड्रैकुला के बारे में पता होता है। तो वो बताता है कि मैं जब ये गया था कहीं पे हिमालय साइड में जाके तपस्या वपस्या कुछ करने, तो वहाँ पे इसको दिखा था कि यहाँ पे ड्रैकुला के लोग आए थे, तो ड्रैकुला और इसके बीच में फ़ाइट हुआ था, बहुत ज़बरदस्त फाइट हुआ था। तो उसके बाद जो है सो इसने ड्रैकुला को, इसको पता चल गया था कि कान से मरता है, तो इसके बाद ये आराम से गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसा मैं बता रहा था कि ड्रैकुला की फ़ाइट होती है यहाँ पे भेड़िया से। तो भेड़िया से जब इसकी फ़ाइट होती रहती है तो यहाँ पे हमें देखने को ये भी मिलता है कि यहाँ पे इसको पता चल जाता है कोबी को, क्रुद्धकेतु कोबी को, कि ये ड्रैकुला की मतलब क्या होती है, उसकी क्या होता है ना उसे, जिसे वो झेल नहीं सकता, क्या उसकी वो खामी है। तो उसको पता चल जाता है कि ये कांस का टुकड़ा उसकी छाती में अगर घुसाया जाए तो उसको दिक्कत है, या उसको जला दिया जाए। तो ये सब पता चलती है, तो उसका वो यूज करता है इसके साथ लड़ने में। ठीक है, पर ड्रैकुला किसी तरह भाग जाता है वहाँ से, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है इसके बारे में, कोबी के बारे में, कि फिर बहुत सारी सभ्यताओं से जो है सो में अलग अलग रूप में रहता है, अलग अलग लोगों से लड़ता है। कुछ विलन्स के यहाँ पे दिखाए गए जिससे वो लड़ता है। और फिर वहाँ पे ये ढूंढते रहता, अचानक इसको बहुत टाइम बाद जो है सो टेक्सास में पिछली बार मतलब 1870 में अमेरिका में जो है सो उसको वापस से ड्रैकुला मिलता है बहुत शताब्दी के बाद। तो वहाँ भी उसकी लड़ाई होती है ड्रैकुला से। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है वो वाला सीन जहाँ पे नागराज और अंथीन जो है होते हैं वो, और ड्रैकुला आमने सामने होते हैं इस जन्म में पहली बार। अब यहाँ पे ड्रैकुला उसको देखते ही वो गुस्सा हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे ड्रैकुला तो बहुत ताकतवर है, तो वो अपना पागल भेड़िए और शियार चमगादड़ ये सबको भेजता है। तो एंथोनी भी उसकी पीठ पे होता है, तो एंथोनी अपने प्रिंस को बोलता है और वो सारे कौवे आ जाते हैं जो कि चमगादड़ को रोकते हैं। तो ये वो वाला सीन हो जाता है जिस तरीके से याद होगा कि 1971 में जब इंडिया की लड़ाई हो रही थी, तो यूनाइटेड किंगडम ने जब अपना नेवल जहाज़ भेज दिया था इंडिया को डराने के लिए, तो कैसे रूस के जहाज़ आके इसने रास्ता रोका था। तो कुछ वैसा ही सीन नज़र आता है कि ड्रैकुला की बुलाए गए चमगादड़ों को एंथोनी जो है वो रोकता है। एंथोनी नागराज का साथी अंथीन, और वो रोकता है अपने कौवे से। तो उसके बाद फिर रोक लेता है उसको, पर यहाँ पे दोबारा से चमगादड़ और वो जब भेजते हैं सियार और भेड़िए जब आते हैं इस पे हमला करने, तो नागराज को पता होता है कि ये मुझे काटेगा तो गल जाएगा। पर ड्रैकुला भी ये चीज़ जानता है कहीं ना कहीं, तो वो बोलता है कि पर इतने ज़्यादा तादाद में वो हैं भेड़िया और सियार, कि वो अगर एक एक मांस भी अगर काट ले नागराज का, तो फिर नागराज का शरीर जो है वो क्या कहते हैं उसको बन नहीं पाएगा, क्योंकि इतने टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। तो उसी टाइम ध्रुव की एंट्री होती है। अब यहाँ पे पहला वो सीन है जहाँ पे ध्रुव आता है और नागराज और ध्रुव की आंखें एक दूसरे से मिलती है, एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है, एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, कह सकते हैं अल्टरनेट यूनिवर्स, जैसा कि बोला गया है आभार पत्र में, एक अलग अल्टरनेट यूनिवर्स है ये। तो यहाँ पे इन दोनों की आती है और ध्रुव और इसका हाथ मिलाते हैं दोनों। तो ये बहुत आइकॉनिक सीन होगा ये वाला सीन, जब नागराज और ध्रुव पहली बार मिलते हैं
और यहाँ पे जब हैंडशेक करते हैं और बहुत सुंदर सा दृश्य है, सामने एंथनी भी है, तो मज़ा आता है ये देखने में। फिर हम देखते हैं कि ड्रैकुला एकदम पागल हो जाता है और वो अपनी पूरी तामसिक शक्ति को जागृत करता है, जो कि अलग अलग कब्रों कब्रिस्तान से निकलते हैं उसकी गुलाम आत्माएं। ड्रैकुला को तो हम जानते ही हैं, उसके पास मुर्दों की पूरी फौज होती है जो उसके गुलाम होते हैं। और ये लोग बहुत सारे और विलेंस को भी आते हैं, ये विलेंस सब ये लोग आते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ तुतैन खामन आते हैं और 2 विलेंस और भी आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ड्रैकुला जब अपनी तामसिक शक्ति को जगाता है तो पूरे संसार की तामसिक शक्ति को जगाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साउथ कोरिया बुसान में भी वो जगाता है, यहाँ पे रियो डी जेनेरियो में भी जगाता है, और फिर यहाँ पे इंडिया की नई दिल्ली में भी जगाता है। तो अब क्या है कि दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली का रक्षक तो आएगा ही। अब यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई एक है बंदा जो अजीब सा दाढ़ी, बड़े बड़े दाढ़ी हैं और चश्मा लगाए हुए है, और वो यहाँ पे आप छोटा सा देखिए, इसके बारे में बताता हूँ। ये छोटा सा देखिए, ये परमाणु झल्ले हैं, शायद ये ऐसे बनाए गए हैं, बॉर्डर नहीं है इसमें, तो इसकी वजह से ये कटे हैं नीचे की, पर ये छल्ले हैं, तो ये परमाणु के आने का संकेत है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पेज है ना, यहाँ पे जब बोलते लेकिन और रक्षक आएंगे कहाँ से, मतलब जब इतनी सारी वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो रही है तो रक्षक भी उतने चाहिए कि उसको संभाल सकें। अब ये वाला जो सीन है ना, ये सीन थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगा, मतलब पूरी स्टोरी टेलिंग है अगर मैं कहूँ आपको तो, एकदम से पूरी स्टोरी टेलिंग जो है वो करी गई है इस सीन में। इसके बारे में मैं एक पूरा वो देता हूँ आपको, ब्रेक डाउन देता हूँ इस पिक्चर की, जो मज़ा आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ नज़र आ रहा है जो कि व्हील चेयर पे पैरालाइज्ड है, ठीक है। सामने जो है परमाणु की ड्रेस है, ठीक है, और उसके बगल में ये पुलिस इंस्पेक्टर की ड्रेस है। तो पुलिस इंस्पेक्टर की ड्रेस जो है वो विनय था, परमाणु का जो नॉर्मल रूप में इंस्पेक्टर विनय। तो अब इससे ये थोड़ा सा अगर इसको हम सोचिए तो ये पता चलता है कि ये इंस्पेक्टर विनय के रूप में इसका कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ जो भी हुआ किसी से लड़ाई के दौरान, जो भी इसकी पास्ट स्टोरी जो बताई जाएगी इस यूनिवर्स में, परमाणु का क्या रोल होगा, उसकी अतीत क्या है, उसमें इसका कुछ रोल होगा, इसकी पुलिस ड्रेस फटी हुई ऐसे कुछ। और यहाँ पे ये बैठा हुआ है क्योंकि ये पे इसकी व्हील चेयर पे भी ये देखो आप, व्हील है, ये परमाणु झल्ले है, तो ऑब्वियसली ये परमाणु ही है मेरे हिसाब से, होना ही चाहिए ऑब्वियसली। और यहाँ पे हम देखते हैं परमाणु की जो ड्रेस है वो अलग अलग ही लेवल की, बहुत हाईटेक है, जिससे लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, बहुत पावर है। अब एक चीज़ ये है कि इस यूनिवर्स में जो भी विलेंस आ रहे हैं या जो भी हीरो आ रहे हैं ना, उसकी पावर नॉर्मल यूनिवर्स जो हम पढ़ते हैं राज कॉमिक्स, उससे ज़्यादा ताकतवर है विलेन। तो मज़ा तो आएगा पढ़ने में जब एक शक्तिशाली सुपर हीरो और एक शक्तिशाली विलेन आपस में टकराएं और दोनों बहुत पावरफुल हो, तो मज़ा आता है। तो वहाँ पे इसी तरह कुछ करने की कोशिश की गई। आप देख सकते हो ब्रेसलेट अलग सा है, चेहरे का भी आँख भी थोड़ी अलग सी लग रही है। ये थोड़ा जो बेल्ट जैसा ऊपर में जो लगता है, बेल्ट नहीं, ऊपर जो लगता है सीने पे, वो भी थोड़ा मोटा जैसा लग रहा है। जूते देखो, आपको हाईटेक जूते लग रहे हैं, तो बहुत ताकतवर ही होने वाला है परमाणु। और एक चीज़ और है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफेसर नज़र आ रहा है आपको। तो ये जो प्रोफेसर है, नॉर्मल में हम जानते हैं कि वो पागल हो गए थे, है ना, उन पे हमला हुआ था तो वो पागल हो गए थे, फिर उन्होंने अपना एक प्रोबोट को रखा था ताकि परमाणु की वो मदद कर सके। तो यहाँ पे इनको माला पहनाया हुआ है, तो माला पहनने का मतलब है कि इनकी डेथ हो चुकी है इस यूनिवर्स में। अब इस यूनिवर्स में इनकी डेथ हो चुकी है तो प्रोबोट का जगह कौन लेगा, तो प्रोबोट की जगह के लिए मुझे जैसा लग रहा है कि ये जो है ये कोई सुपर कंप्यूटर जैसा कुछ है जो कि परमाणु को गाइड करेगा। सीधा प्रोबोट तो नहीं है पर कुछ सुपर कंप्यूटर जैसा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि इसमें चेहरा नहीं बनाया गया है, उसके अलावा इसमें परमाणु का वो दिखाया गया है, झल्ले दिखाए गए हैं। तो ये प्रोबोट भी हो सकता है या फिर ये परमाणु का एक अल्टरनेटिव ड्रेस भी हो सकता है। अब क्या है ये तो आगे वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पे परमाणु है और यहाँ भी एक चेयर हमें नज़र आती है, एक तरह से कुछ चेयर जैसा। तो ये अपने आप में ना एक पूरी स्टोरी बताती है हमें कि क्या होने वाला है इस यूनिवर्स में। ये पेज मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया, वन ऑफ द बेस्ट पेजेज। होता है ना स्टोरी टेलिंग का तरीका, एक लाइन में
लिखो और पूरी स्टोरी बता दो पिक्चर के थ्रू, बहुत मज़ा आया। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि इसका 3 पार्ट का मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। आप सबको बहुत पसंद आ रहा है तो मुझे भी अच्छा लगा। और साथ में जो है सो अगले पार्ट जो आएगी जभी भी आएगी तो मैं उसका रिव्यू लेके ज़रूर आने की कोशिश करूँगा। और बहुत अच्छी स्टोरी है, आप सब भी जिसने भी परचेज़ नहीं की इसको परचेज़ करें, बहुत अच्छा लगेगा। और स्टोरी पढ़ें और फिर मेरा वीडियो देखें तो भी तो और मज़ा आएगा, दुगना हो जाएगा। तो आप सबका साथ रहने के लिए शुक्रिया। और आज 31 दिसंबर की शाम है और मैं इस टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूँ, सो मेरे लिए ये बहुत वो है, एक मोमेंट है। 31 दिसंबर 2022 आज की तारीख है। और अगर मैं टाइम बोलूँ तो बज रहे हैं अभी 7:50। तो थोड़े समय में नया साल आएगा, तो नया साल में मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो अपलोड करूँ 2023 में। तो आप सबका बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय ऑल, टेक ऑफ केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।